ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पृथ्वी का वायुमंडल और सूर्यतप और ऊष्मा बचट। वायुमंडल पृथ्वी का, उसके बाद में करेंगे सूर्यतप पृथ्वी का, उसके बाद हम करेंगे ऊष्मा बचट पृथ्वी में, ऊष्मा बचट। ठीक, हम शुरू करते हैं वायुमंडल से। वायुमंडल में सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर इसके संघटक, फिर इसकी हम उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई थी, फिर इसके संरचना या इसकी परतें, वो भी किस पे, तापीय आधार पे। ठीक है, इतना देखेंगे वायुमंडल में। हम शुरू करते हैं परिभाषा से। परिभाषा में यह देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण, पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण है जिसमें गैसें जिसमें गैसें हो, और गैसें किस फॉर्म में हो, गैसें किस फॉर्म में हो, संगामी मिश्रण में। इसके चारों ओर गैसें हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक एक ऐसा आवरण जिसमें गैसें संगामी मिश्रण में हो तथा जिसमें निलंबित कण भी उपस्थित हो। ये निलंबित कण है, प्लस इसमें निलंबित कण, जैसे धूल होगी, धुआं हो गया, ठीक है, परागकण हो गए, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, निलंबित। निलंबित कण पदार्थ उपस्थित हो, ऐसे आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण जिसमें गैसें संगामी मिश्रण में हो तथा जिसमें निलंबित कणिकीय पदार्थ भी उपस्थित हो, उस आवरण को क्या कहते हैं, इस आवरण को क्या कहेंगे, वायुमंडल। एक ऐसा आवरण जिसमें गैसें संगामी मिश्रण में हो तथा उसमें निलंबित कणिकीय पदार्थ भी हो, उसे क्या कहेंगे, उस आवरण को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, और निलंबित कण क्यों क्या कहते हैं, SPM। SPM का मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल, कणिकीय मतलब पार्टिकल मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। ठीक है, जैसे धूल हो गए, स्मोक हो गए, जीवाणु हो गए, परागकण हो गए, पोलन। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसके अंदर गैसें कौन कौन सी होती हैं। अब देखते हैं इसका संगठन, संघटक। अब इसका संघटक देखते हैं। संघटक में क्या क्या आएंगी, एक तो गैसें आएंगी, दूसरा क्या आएगा, SPM। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल पदार्थ या मैटर। ठीक है, गैसेस में दो प्रकार की होती है, परिवर्तन, एस मतलब स्थायी, स्थायी नहीं, अपरिवर्तनशील,
दूसरा परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील या परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, अपरिवर्तनशील गैस कौन सी गैस आएंगी इसके अंदर? सबसे पहले आएगी इसके अंदर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर इसके अंदर आएगी ऑक्सीजन, फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, और क्रिप्टॉन। ठीक है, परिवर्तनशील गैसों में कौन कौन सी आएंगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और जलवाष्प H2O लिख लेते हैं, मतलब जलवाष्प, वेपर, ठीक है। उसके अलावा H2O होगी, वाष्प होगी, जलवाष्प होगी, ठीक है। इसके अलावा ओजोन गैस भी होती है इसके अंदर, O3, ठीक है। ये सभी क्या परिवर्तनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती बढ़ती रहती है वायुमंडल में, ठीक है, और H2O की मात्रा भी, जलवाष्प की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है, ओजोन की मात्रा भी कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मीथेन गैस होती है, क्लोरोफ्लोरो गैस होती है, और भी बहुत सी गैसें होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। वो सभी क्या हुआ है? मानव हस्तक्षेप की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है वो हम जब वायु प्रदूषण देखेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल से और आ जाएंगे। अभी हम फिलहाल इतनी गैसें मान के चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इतनी गैसें होती है। अब आते हैं SPM में। SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल पदार्थ। इसमें एक तो होते हैं जैविक, मतलब बायोटिक, और नॉन बायोटिक, अजैविक। अजैविक में मतलब बादल हो गए, धूल के कण हो गए, ठीक है, मिट्टी होगी जैसे, और बादल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। धूल के कण, मिट्टी कण हो गए जैसे अजैविक में, धूल के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आ जाते हैं स्मोक, मतलब धुआं, ठीक है, जो भी प्रदूषण पदार्थ होते हैं स्मोक में आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन के, ठीक है। और जैविक में परागकण, जैसे हम किसी आम के पास खड़े होते हैं, उसके आम की खुशबू नहीं आती, तो उसमें क्या पोलन होते हैं आम के, तभी हमें आम की खुशबू आती है। ऐसे हम किसी फसल के पास में खड़े हों, जैसे सरसों वगैरह की, मस्टर्ड की, तो उसमें हमें उसकी खुशबू से आती रहती है, उसमें उसके पोलन होते हैं उसके हवा में, ठीक है। और इन्हीं से क्या होते हैं, बाद में जीवों के अलग नए नए पौधे बनते हैं, परागकण। इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं हवा में। हम कोई भी खाने पीने की वस्तु बाहर रख देते हैं, वो क्या होती है, थोड़ी देर में सड़ निकलने लगती है, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया और कवक फंगस आ जाती है ना। इसके अलावा बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है, ये हवा में होते हैं, हवा मतलब वायुमंडल में होते हैं। इतने कण मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इन गैसों में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है वायुमंडल के अंदर। ये एक वायुमंडल है, लगभग इतनी, इसमें से 78% क्या होती है, लगभग 78% इसमें होती है नाइट्रोजन, N2 की मात्रा, और लगभग 21% कौन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है इस वायुमंडल के अंदर। जो 1% बच गया उसमें सारी गैसें आ जाती है। उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, आर्गन गैस सबसे ज्यादा होती है, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाती है सारी, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आर्गन होती है। इसके अलावा CO2 इसी के अंदर आ जाती है, जलवाष्प इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है, और इसके अलावा जलवाष्प होगी, ओजोन भी इसी के अंदर आ जाती है सारी, ठीक है। ओजोन वैसे ऑक्सीजन से है, पर लगभग 1% में इतनी गैस से आती है वायुमंडल के अंदर, जो 1% है, ठीक है। तो इतना बाकी इसका नाइट्रोजन का, ये वायुमंडल है टोटल, इन्वायरमेंट है टोटल, उसका 78% कौन सा गैस ले जाती है, लगभग नाइट्रोजन,
और ऑक्सीजन कितना ले जाती है 21%, और बाकी गैस से 1% लेती है, और उसमें सबसे ज़्यादा ले जाती है आर्गन गैस। बाकी सारे मिला लें तो एक आर्गन गैस हो जाती है इसमें भी। ठीक, तो ये हो गया वायुमंडल का संघटक और वायुमंडल। अब देखते हैं इसके निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई थी वायुमंडल की उत्पत्ति। स्टार्ट में जब पृथ्वी बनी थी ना, ये पृथ्वी जब बनी थी, इसके चारों ओर कौन सी गैसें थी स्टार्ट में? हीलियम और हाइड्रोजन थी। ठीक है, स्टार्ट में ये बनी जब, इसके चारों ओर गैस कौन सी थी? हीलियम और हाइड्रोजन। और सूर्य की जब विकिरणें आई इस पे तेज आती गई, तो ये गैसें क्या धीरे धीरे उड़ गई, हवा में निकल गई सारी गैसें, मतलब बाहर के स्पेस में चली गई हवा। फिर क्या हुई? ओनली ये फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था में ये थी। सेकंड स्टेज में ओनली क्या बच गई? पृथ्वी बच गई। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या हुआ? सेकंड अवस्था में क्या हुआ? पृथ्वी पे कुछ ज्वालामुखी फूटे अंदर से, क्योंकि पृथ्वी गर्म थी अंदर से, और ये सारी ऊपर से गैसें निकल गई। गैसें निकलने के बाद में क्या हुआ? पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, ठंडी हुई और अंदर से गर्म ही रही पृथ्वी, बाहर से क्या ठंडी हो गई। ठीक है, पहले ठंडी हुई, फिर और अंदर से गर्म ही रही। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ से ज्वालामुखी फूटे। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से बहुत से ज्वालामुखी फूटने लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फूटे इसके ऊपर। ज्वालामुखी फूटे तो इनमें से क्या निकली? इनमें से गैसें निकली, इनमें से गैसें निकल गई। एक तो CO2 निकली, ठीक है, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन निकली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आर्गन गैस निकली इसमें से, इसके अलावा इसमें से नियोन निकली, इसके अलावा इसमें क्रिप्टॉन निकल गई, यहीं से गैसें निकल गई। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम भी निकली। ये सारी गैसें निकल गई। अब CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में निकली, तो CO2 ने क्या किया? इसको फिर से ऊपर से क्या किया? गर्म करना शुरू कर दिया। और जो H2O निकली इसमें से क्या निकली? जलवाष्प भी निकल गई, जो पानी के रूप में, पानी भी निकला जो जलवाष्प के रूप में। वो धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पे ठंडे होने लगे ऊपर की ओर, जलवाष्प ठंडे हुई, और थोड़े टाइम बाद में ऑक्सीजन की मात्रा, ये CO2 की मात्रा क्या हुई? इसको रोके रखा, बादलों को ऊपर नहीं जाने दिया CO2 ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बारिश हुई इसके अंदर। इसके वजह से बारिश हुई, इसके ऊपर क्या बन गया? सागर बन गया एक प्रकार से बहुत बड़ा। ठीक है, ये सेकंड स्टेज में हुआ। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि सागर बना, और सागर में कुछ शैवाल पैदा हुई। सागर में कुछ, ये थर्ड स्टेज में काम चल रहा है, शैवाल पैदा हुई। और शैवाल क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है, मतलब सूर्य का प्रकाश लेती है, बदले में क्या लेती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और सूर्य का प्रकाश लेती है, बदले में क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। तो धीरे धीरे CO2 की मात्रा क्या हुई? कम हुई, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, ऑक्सीजन आने लगी धीरे धीरे इसमें से। ठीक है, कुछ सवाल पैदा हुए, और इसी से क्या उस पर जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत सी परिघटनाएं हुई, और उसके बाद में आज का वायुमंडल जो बना वो हमारे सामने आ गया। वो थर्ड स्टेज में ये काम हुआ। बाकी गैसें सारी है इसमें, बाकी सारी गैसें एस्टीज रही, और CO2 की मात्रा में क्या हुई? धीरे धीरे कमी हुई, और आज का वायुमंडल हमारे सामने आया। ठीक है, ये आज का थर्ड स्टेज में ये काम हुआ। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गई इसके अंदर, O2 की मात्रा आई, और क्या आया? जीवन आया इसमें। ठीक है, ये काम हुआ थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हीलियम नियोन बन गई, जब पृथ्वी बनी इसके चारों हीलियम नियोन चक्कर लगा रही थी, और पराबैंगनी सूर्य की विकिरणों से क्या हुई है? हट गई, फिर खाली पृथ्वी जी। फिर इसमें क्या हुआ? ज्वालामुखी फूटे, जिसके अंदर बहुत सी गैसें ऊपर आई, जिसमें जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड भी आई। फिर बादल बने, बादल बनने के बाद में क्या? यहाँ बारिश हुई, यहाँ महासागर बन गया। महासागर में थर्ड स्टेज में क्या हुआ? उसमें शैवाल उत्पन्न हुई, मतलब जीवन आया। शैवाल ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण लिया,
प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण किया तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता गया और ऑक्सीजन को क्या करता गया, बाहर निकालता गया, जिससे CO2 की मात्रा में कमी आई और O2 की मात्रा बढ़ोतरी। और इसके बाद बहुत सी परिघटनाएं होती गई और ऐसे करके आज का हमारे सामने क्या हुआ, आज का वायुमंडल और आज के जीव सारे आ गए इसके अंदर। ठीक है, थर्ड स्टेज में बनी है आज की पृथ्वी। ठीक, ये थी इसकी उत्पत्ति। अब चौथा आता है इसका संरचना या परतें। जो हमारे सामने वायुमंडल है ना, वो क्या बहुत सारी परतों पे बना हुआ है और इन परतों का ताप किसके आधार पर बनाई गई, टेम्परेचर के आधार पर ये परतें बनी है सारी। ये परत किसके आधार पर बनी हुई है, सारी की सारी टेम्परेचर के बेसिस पे बनी हुई है। हम एक तरफ क्या करते हैं, ये पोल है और एक तरफ इक्वेटर है। एक तरफ हम इक्वेटर की हाइट पे देख रहे हैं, एक तरफ हम पोल की हाइट पे देख रहे हैं। ठीक है, उसका ग्राफ बना रहे हैं हम, मतलब कुल मिला के हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ हम ध्रुव रखते हैं, पोल मतलब ध्रुवीय ध्रुवों से ऊंचाई, और दूसरी तरफ हम रखते हैं एक तरफ हम ध्रुव रखते हैं और दूसरी तरफ हम रखते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे, मतलब 0 डिग्री रेखा पे, और ये 90 डिग्री रेखा पे, दोनों साइड। ठीक है, ये सारी परतें किसके आधार पर बनेंगी, ताप टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, पोल पे हम जब गए ऊपर की ओर तो 8 किलोमीटर पे आके रुक गए, और भूमध्य रेखा से ऊपर गए तब हम 18 किलोमीटर पे आके रुके। ठीक, और इन दोनों के बीच में ऐसे बन गई रेखा। ठीक है, इधर 8 किलोमीटर आए, इधर ये आगे, इन दोनों के बीच में ऐसे बन गई रेखा। ठीक है, ये चारों तरफ बन जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ठीक, तो हम इधर 18 किलोमीटर पे आ गए, इधर की ओर 8 किलोमीटर आगे। उसके बाद हम गए आगे की ओर, एक सेकेंड, इधर से 18 किलोमीटर, इधर से 8 किलोमीटर, इधर 18 किलोमीटर। उसके बाद हम रुकते हैं यहाँ के 50 किलोमीटर पे। ठीक है, दोनों तरफ 50 किलोमीटर पे आके रुक के, इधर से भी 50, इधर से 50, चारों और 50 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आके रुकते हैं 80 किलोमीटर पे दोनों पे। और उसके बाद में हम आके रुकते दोनों पे 400 किलोमीटर पे। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ टेम्परेचर के ऊपर आने पे धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है ऊपर आने पे। यहाँ ऊपर आने पे धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, फिर से क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, बाहर का अलग का टेम्परेचर फिर एकदम से बढ़ता है बाहर ऊपर जाने के बाद में। फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद में टेम्परेचर से मान के चलो बढ़ता ही है बाद में, ऊपर जितने जहाँ भी जाएंगे। ठीक है, पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर वापस बढ़ने लग गया। यहाँ क्यों बढ़ता है, वैसे तो देखो ठंडा है यहाँ, टेम्परेचर नहीं मानेंगे, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता भी है घटता भी है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट चला जाता है ना, उस पर क्या परावैंगिक, उस पर सौर विकिरण ज़्यादा आती है,
और वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, तो उस पर ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ने के चांस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, फिर तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ वाला एक बार केस हम छोड़ देते हैं, ऊपर वाला 80 किलोमीटर के बाद में। ठीक है, और यहाँ पे लगभग हमारी सारी गैसों का वितरण है, लगभग यहीं हो जाता है सारी गैसों का। उसके बाद ओजोन गैस आ जाती है। ठीक है, और भी गैसें आती जाती है, पर ज़्यादातर यहाँ धूल के कण वगैरह सब यहीं रह जाते हैं, ज़्यादा तो ऊपर नहीं जाते। धूल वगैरह स्मोक वगैरह यहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ओजोन आती है। उसके बाद ये आयन आ जाते हैं, गैसें और भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, मध्यमंडल पर आयन आ जाता है, और वायुमंडल आता है। जो यहाँ तक क्षेत्र बना है इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल। अगले वाले को क्या नाम देते हैं? समताप मंडल। और उससे ऊपर वाले को नाम क्या देते हैं? मध्य मंडल। और उससे ऊपर वाले को नाम क्या देते हैं? आयन मंडल। मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। और उससे ऊपर वाले को नाम देते हैं, जो बाहर है उसको बहिर्मंडल। ठीक, यहाँ सभी धूल कण वगैरह सब वगैरह यहाँ ही रुक जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, बादल वगैरह सब यहीं होते हैं। बादल यहीं होते हैं, चक्रवात भी यहीं आते हैं सारे, और यहीं क्या होता है, वर्षा वगैरह यहीं हो जाती है सारी। ठीक है, चक्रवात, वर्षा और सब यहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में सब कुछ होता है। तो इसमें क्या बादल वगैरह, बिजली वगैरह चमकते हैं, तो यहाँ क्या एरोप्लेन वगैरह नहीं उड़ते, वो थोड़े ऊपर उड़ेंगे जहाँ बादल नहीं हो। इस मंडल में क्या होता है, बादल नहीं होते, और यहाँ लगभग एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह होंगे, जितने भी होंगे सब कहाँ उड़ेंगे, यहाँ उड़ेंगे। ठीक है, यहाँ उड़ते हैं। ठीक है, और इसमें ओजोन गैस की भी अधिकता होती है। ठीक है, और यहाँ गैस नीचे ज़्यादा की ओर होता है। बाकी प्रदूषण में सारी चीज़ें द्वार से आएंगी एक बार, अभी हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं। उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद यहाँ गैसें आती है, जो विकिरण आती है सूर्य की, तो वो यहाँ गैस को क्या करती है, आयन के रूप में तोड़ देती है। यहाँ बहुत ज़्यादा आयन होते हैं इस मंडल के अंदर। ठीक है, और बहिर्मंडल जो बाहर है का हो रहा है 400 किलोमीटर से ऊपर है, उसे बहिर्मंडल होता है। ठीक है, यहाँ एरोप्लेन वगैरह उठते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है, कोई उल्का पिंड आ रहा होता है ना, उसकी राख बहुत शानदार दिखती है। ठीक है, यहाँ कोई उल्का पिंड की वगैरह की राख बनी होती है यहाँ पे, यहाँ कोई उल्का पिंड बना देते हैं अपने से। ठीक है, और यहाँ बहिर्मंडल में क्या होते हैं, उपग्रह वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा शानदार उठते हैं। जो मानव उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बहिर्मंडल में चलते हैं, सेटेलाइट वगैरह। ठीक है, यहाँ नहीं होते, यहाँ क्या होते हैं, सेटेलाइट होते हैं। ठीक है, उपग्रह वगैरह होते हैं। इसके अलावा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सारे आते जाएंगे, जैसे उपग्रह आते जाएंगे, एरोप्लेन आते जाएंगे, आयन मंडल का क्या उपयोग है, सब आते जाएंगे एक एक करके। प्रदूषण कहाँ होता है, ओजोन गैस कहाँ होती है, सब टोटल डिटेल से आएंगे। ठीक है, रासायनिक वितरण डिटेल से आएगा। बस ये बेसिक परिचय ये है कि पहले यहाँ से लेकर सौमंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, यहाँ मध्य मंडल होता है, या आयन मंडल होता है, यहाँ बैटरी मंडल होता है। आगे हम पढ़ने वाले हमने पढ़ा हुआ बादल, चक्रवात, वर्षा, अभी तक इतना ही पढ़े हैं। ठीक है, चक्रवात वगैरह वो हम देखते हैं शोभ मंडल के अंदर ही होते हैं, ऊपर नहीं होते। ठीक, और इसी संरचना इसके चारों ओर कैसे होंगी ये हमने देख लिया। 50 किलोमीटर यहाँ से लेके वो वैसे 50 किलोमीटर दोनों तरफ से इक्वल ऐसे होता आएगा। ठीक है, बाद में इसके सारे इक्वल में आएंगे, सारे ऐसे बन जाएगा वायुमंडल। ठीक, उसके बाद आयनमंडल भी कई डिटेल्स में टूटा होता है। इसमें वो सारी रेडियो फ्रिक्वेंसी आ जाती है लगभग आयनमंडल के अंदर। डी रेंज में होता है, ई रेंज में होता है, ई परत होती है इसके अंदर, पहले डी परत होती है, फिर एफ परत भी होती है इसके अंदर, उसके बाद जी परत होती है। आयन मंडल ऐसे टूटा होता है। ई मंडल भी E1 और E2 में होता है, E1 और E2 में,
और अब भी F1 व F2 में होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है सौरमंडल में नीचे नीचे गैस नीचे बैठी होती है, तो ज़्यादा सूर्य तप विकिरण ग्रहण करती है, उसके बाद ज़्यादा आयन मतलब ज़्यादा यहाँ गर्म होती है नीचे की ओर। ऊपर धीरे धीरे गैस क्या होती है, कम होती है ऊपर की ओर जाने पे, तो वो गर्म कम होती है, इसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर आने पे घटता है। ठीक है, ये सारे प्रदूषण में आ जाएंगे द्वार से, जब हम एयर वायु प्रदूषण पढ़ेंगे उसके अंदर सारा आएगा डिटेल से। अभी हम इतना ही देख रहे हैं कि सौरमंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल कहाँ होता है, आयन मंडल कहाँ होता है, बहिर्मंडल कहाँ होता है, इस रेंज के अंदर होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर क्यों घटता है बढ़ता है, ये सब आए चेंज का। ठीक, अब देखते हैं हम सूर्य तप। सूर्य तप, ये सन है, सन से क्या चलती है, सौर विकिरण चलती है, और ये पृथ्वी है, उसका ये वायुमंडल है। ठीक है, ये विकिरण यहां चलती है तो क्या होता है, कुछ विकिरण यहां से, विकिरण का कुछ हिस्सा क्या होता है यहां से निकल जाता है और कुछ हिस्सा अंदर जाता है, कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा क्या आता है अंदर जाता है, कुछ हिस्सा वायुमंडल एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ हिस्सा जाके सतह पे क्या होता है पहुंचता है, जो सूर्य की सूर्य नहीं पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है, जो पृथ्वी की सतह क्या करता है, गर्म या ठंडा करता है। सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी की सतह पे पहुंचा है, ठीक है, ये ऐसा बना के चलते हैं बहुत ज्यादा मोटी है। ठीक है, और इसमें से क्या होता है, इसी में से कुछ भाग क्या होता है ऊपर के ऊपर चला जाता है और कुछ भाग के अंदर तक जा पाता है। ठीक है, इसी विकिरण में से सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है या पृथ्वी की सतह प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, और ये किस पे निर्भर करती है, आपतन कोण पे। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की सतह है, ये सूरज है, ये सूरज की किरण आ रही है, ये सतह के साथ सूरज जो एंगल बनाती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। 90 डिग्री से क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी इसकी वैल्यू, 90 डिग्री से इसकी वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होगी, मतलब काट दिया मैंने। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर ये इधर आ गया तो मैक्सिमम 90 डिग्री होगी, अगर इधर आ गया तो ये वाला एंगल ना लेके इधर वाला लेंगे एंगल, अब ये भी आपतन कोण होगा। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, इसको ऐसे देखा जाता है। ठीक है, ये इक्वेटर है, मान लो यहाँ सन है, तो सबसे ज्यादा सूर्य तप कहाँ होगा, इक्वेटर पे आएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य किरण बिल्कुल लंबवत आ रही है। उसके बाद सबसे कम सूर्य तप कहाँ होगा, पोल पे होगा, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, आपतन कोण सबसे कम बन रहा है। जितना कम आपतन कोण उतना ही कम क्या होगा, सूर्य तप होगा। तो इसीलिए इक्वेटर ठंडे होते हैं और ये क्या होती है, भूमध्य रेखा गर्म होती है आसपास का, जहां जहां सूर्य लंबवत होगा वहां वहां क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, सूर्य तप सबसे ज्यादा काम पड़ेगा इक्वेटर पड़ेगा, जब इक्वेटर पे है। जब इक्वेटर से ऊपर गया सूर्य, जब सूर्य यहाँ इस कर्क रेखा और इनके बीच में सबसे ज्यादा पड़ेगा। जब नीचे की ओर गया सूर्य, तब कर्क रेखा जीरो से लेके मकर रेखा के बीच में सूर्य तप पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा उन पे कम ही रहेगा सूर्य तप। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है सूर्य तप, अलग अलग जगहों पे। ठीक, तो सूर्य तप में कुल मिला के इतनी बात है, जो सूर्य का सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। और भी बहुत से कारक होते हैं सौर सूर्य तप को प्रभावित करने वाले, पर मुख्य कारक यही है कि आपतन कोण है। ठीक है, अब देखते हैं उष्मा बचत। छोटे छोटे टॉपिक है, पृथ्वी का उष्मा बजट, या मान लो ये सौर विकिरण पृथ्वी पे आ रही है और वो 100 यूनिट के रूप में आ रही है सूर्य से, वापिस इसी में लेते अपने, यहाँ से सौर विकिरण कितनी चली है, 100 यूनिट आ रही है। मान लो टोटल सूर्य ने कितनी रिलीज करी है, 1 लाख के आसपास रिलीज करी है।
मान लो 1 लाख के आसपास रिलीज करिए, जिसमें 100 ही क्या आ रही है, पृथ्वी पे आ रही है। सौर विकिरण का सिर्फ 100% क्या आ रहा है, पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, बाकी कहाँ है, ऊपर का ऊपर ही है। ठीक है, 100 यूनिट पृथ्वी पे आ रहा है, सौर विकिरण का 100 यूनिट पृथ्वी पे आ रहा है, तो इसमें से क्या होता है, लगभग 35% बाहर के बादल वगैरह और हिमपेटियां होती है और धूल के कण होते हैं, वो क्या करते हैं 35% बाहर का बाहरी लौटा देते हैं इसमें से। और जितना लौटा देते हैं पृथ्वी, जितना आ रहा है जितना उसमें से लौटा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं किसी भी सतह का। तो पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35। ठीक है, 35% है आने वाले प्रकाश का। ठीक है, मान लो कोई उपग्रह या कोई सैटेलाइट है, उसमें जितनी विकिरण आ रही है, ठीक है, उसमें से क्या इसने अवशोषित की और बदले में क्या किया इसने, यहाँ से बाहर के मंडल से कितना लौटा दिया। मान लो वाई आ रहा था और एक्स इसने लौटा दिया, तो इसका एल्बिडो कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, और एल्बिडो कैसे निकालते हैं, टोटल वाई आ रहा था, तो वाई में से इसने क्या कर दिया, कुछ अवशोषित किया, मान लो जेड इसने अवशोषित कर लिया, तो वाई माइनस जेड, जो क्या बन गया एक्स, क्यों वाई माइनस जेड क्या है, एक्स है, ये इसने रिफ्लेक्ट किया, जेड तो एसोसिएट कर लिया, बाकी बचा क्या क्या हवा में लुटा दिया वापस। इसको परसेंटेज 100 से करते हैं, ये प्रतिशत में आ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं एल्बिडो। तो पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35%। अब यूनिट में लेके चलने पहले, तो इसको 35 यूनिट क्या कर दी इसने, लौटा दी। किसको लौटा दी, किसकी वजह से लौटा दी, बादल और धूल के कण और प्लस हिमटोपियां ने क्या कर दी, वापस लौटा दी इसको। ठीक है, अब बाकी की हिस्सा आगे जा रहा है, बाकी कितना बच गया, 65 बच गया। 65 में से 14% कौन ले लेता है, इसमें से 14 यूनिट कौन ले लेता है, वायुमंडल ले लेता है। पृथ्वी का वायुमंडल कितनी ले लेता है, 14% को अवशोषित कर लेता है, 14 यूनिट, परसेंट नहीं, 14 यूनिट किसने ऑब्जर्व कर ली, पृथ्वी के वायुमंडल। बाकी कितना बच गया, 14 और 35, 51 बच गया बाकी का। 51 क्या पहुंचा है, सूर्य की, पृथ्वी की कहां पहुंचे, सतह पे पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है जब ये आ रही होती है ना, ये किसके रूप में आ रही है, विकिरण, सौर विकिरण, ये शॉर्ट वेव के रूप में आ रही है। शॉर्ट वेव मतलब ऐसे आना, बहुत छोटे, इनकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी, इसे कहते हैं शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव के रूप में आती है। ठीक है, अब पृथ्वी क्या करेगी, इसको अवशोषित कर लेगी और एवरेज क्या करेगी, 51 यूनिट पृथ्वी क्या कर ली, अवशोषित कर लिए। तो पृथ्वी का सूर्य तप कितना हुआ, 51 यूनिट मिला। सूर्य तप कितना मिला पृथ्वी को, 51 यूनिट। अब पृथ्वी क्या करेगी, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपना टेम्परेचर बनाए रखेगी। उसके बाद में क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, ठंडे होने लगेगी और 51 यूनिट को वापस क्या करेगी, वापस निकालने लगेगी अपने अंदर से। पहले क्या करी, ऊर्जा अवशोषित की, खुद ने अवशोषित कर ली, उसके बाद ऊर्जा क्या करती है, गर्म होने के बाद वापस निष्कासन करती है। पृथ्वी भी क्या करेगी, वापस करेगी इसको। अब 51 यूनिट यहां से पृथ्वी से चलती है वापस, ये कौन सी वेव के रूप में चलेंगी, ये लॉन्ग वेव के रूप में जाएंगे ऐसे से, इसको कहते हैं लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव का मतलब यही है कि वेवलेंथ छोटी और ये वेवलेंथ क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, लॉन्ग वेव लेंथ के रूप में जाएंगी, जिसमें से वायुमंडल कितना ऑब्जर्व कर लेगा, 34 यूनिट वापिस वायुमंडल ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी बच की 17 वापस कहाँ निकल जाएगी, शॉर्ट लॉन्ग वेव के रूप में। अब अर्थ ये कौन निकाल रहा है, अर्थ निकाल रही है, ये विकिरण कौन निकाल रही है, अर्थ निकाल रही है। और ये विकिरण क्या से आ रही थी, सूर्य से आ रही थी। ये शॉर्ट वेव के रूप में आ रही थी और ये लॉन्ग वेव के रूप में जा रही है। ठीक है, तो लॉन्ग वेव के रूप में आ रही है तो उसको टाइम ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए अवशोषित ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल में।
और 17 यूनिट कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। ये 34 यूनिट क्यों जो करता है, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, CO2 है, उसका एक वायुमंडल क्या करता है, यहाँ गैस है वो इसको रोक लेती है। तो कुल मिला के वायुमंडल को कितना मिला, 48% यूनिट वायुमंडल मिला, जिसमें 14 तो है शॉर्ट वेव के रूप में और 34 है लॉन्ग वेव के रूप में, जो क्या पृथ्वी से मिला है 34, और 14 कैसे मिला है, सूर्य से मिला है। 14 यूनिट तो सूर्य से गर्म हुआ वायुमंडल की, और 34 यूनिट कहाँ से गर्म हुई है, पृथ्वी की वजह से गर्म हुआ है। ठीक है, वायुमंडल। इस तरह से कितना यूनिट सूर्य तप आया और कितना गया है, इसी को क्या कहते हैं, इसका एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। आने जाने का एक लेखा जोखा जहाँ रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। इसी सारी कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। कितना आया कितना गया, ठीक है, सौर विकिरण का कितना भाग आया और लघु दीर्घ मतलब लॉन्ग वेव के रूप में कितना भाग गया है, इन सभी का लेखा जोखा रखना सौर विकिरण का, इसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ये जहाँ लिखा के रखा जाता है, तो यही है उष्मा बजट पृथ्वी का। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे 3। ठीक है, उसके अलावा वायुमंडल और भी डिटेल से आएगा। कब आएगा, जब हम वायु प्रदूषण देखेंगे, तब सारी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन गैस भी आ जाएगी उसके अंदर, ओजोन गैस और डिटेल से आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है, उसके बाद क्लोरीन भी बनती है, वो भी आ जाएगी इसके अंदर। फसलों की वजह से प्रदूषण भी होता है और होता है, बहुत सारी डिटेल आएंगे उसके अंदर। ठीक है, अभी हम इतना ही देखते हैं कि वायुमंडल कैसे बना होता है टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, और उनके नाम क्या क्या आते हैं, और उसके अलावा सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, मेन अपन देख चुके हैं, बाकी और बहुत से कारक होते हैं। इसके अलावा कितना आता है कितना जाता है पृथ्वी से, इसे क्या बोलते हैं, उष्मा बजट बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे 3, जितने इतने जरूरी थे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।